कोई डिस्कशन नहीं। सबसे पहले हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट आपको कहां तक हो चुका है? हीटिंग इफेक्ट में किसका हीटिंग इफेक्ट आप पढ़ रहे थे? पेरोक्साइड का। लास्ट में क्रोमियम वाला पढ़ रहे थे, ब्लू बटरफ्लाई वाला, ब्लू बटरफ्लाई स्ट्रक्चर वाला कि CrO5। इसकी बात हो चुकी थी CrO5 की लास्ट ईयर में। देखो चलो CPI देखिए सुनिए, CrO5 जो होता है इसको ब्लू बटरफ्लाई कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहते हैं ब्लू बटरफ्लाई? कि इसका कलर एक ब्लू है और इसका स्ट्रक्चर बटरफ्लाई जैसा है। तो इसका स्ट्रक्चर एक बटरफ्लाई जैसा है और ये ब्लू कलर का होता है, इसलिए इसको कहते हैं ब्लू बटरफ्लाई। ओके, CrO5 जो होता है ना वो अनस्टेबल होता है। CrO5 अनस्टेबल है, ये स्टेबल नहीं है। ये गर्म करने पे बड़ी आसानी से टूट जाता है, क्योंकि CrO5 में अगर अपन बात करें ना, यहाँ पे जो 5 ऑक्सीजन है ना, तो 5 ऑक्सीजन में से तो 4 ऑक्सीजन तो बहुत है पेरोक्साइड वाले हैं। कि ये जो 4 ऑक्सीजन है, ये तो 4 ऑक्सीजन किसमें है? -1 में। तो CrO5 में जो 5 ऑक्सीजन है तो उसमें से 4 ऑक्सीजन तो -1 वाले, एक ही ऑक्सीजन -2 वाला, तो बाकी 4 ऑक्सीजन तो -1 के। ये तो पेरोक्साइड है। तो यहाँ पे तो पेरोक्सी लिंकेज है, ये पेरोक्सी लिंकेज है, ये एक पेरोक्सी लिंकेज है। तो यहाँ पे 2 पेरोक्सी लिंकेज है और जिनके अंदर एक पेरोक्सी लिंकेज भी होता है ना, वो भी अनस्टेबल होता है। अगर किसी कंपाउंड में एक पेरोक्सी लिंकेज हो ना, तो वो भी चीज अनस्टेबल होती है, वो भी चीज अपने आप बड़े-बड़े टूटने लग जाती है। तो आप में तो 2 पेरोक्सी लिंकेज है, तो फिर तो आप तो भयंकर अनस्टेबल होंगे। तो ये CrO5 जो होता है ये काफी अच्छा कंपाउंड नहीं है, ये अनस्टेबल कंपाउंड है। ये कहीं पर भी होता है ना तो टूटने लग जाता है, और अगर आप इसको गर्म कर दोगे ना तो तेजी से टूटने लग जाएगा और ये टूट के क्या देता है? O2 देता है। ठीक है, फाइनली आप क्या हो? एक पेरोक्साइड हो। फाइनली आप क्या हो? एक पेरोक्साइड हो, और पेरोक्साइड को जब गर्म करते हैं तो क्या बनती है? O2। तो यहाँ पे O2 बनने लग जाएगी। ओके, अब आप यहाँ पे समझो कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है पेरोक्साइड वाला वो -1 से जा रहा है 0 में। ठीक है, तो यहाँ पे पेरोक्साइड का जो ऑक्सीजन है वो -1 से जा रहा है 0 में, तो उसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो अगर पेरोक्साइड अगर ना -1 से गया है 0 में, तो पेरोक्साइड का तो हुआ है ऑक्सीडेशन। तो अगर ऑक्सीजन अगर ऑक्सीडाइज हुआ है तो कोई तो रिड्यूस होगा। अगर किसी का ऑक्सीडेशन हुआ है तो किसी का रिडक्शन होगा। तो यहाँ पे रिड्यूस कौन होगा? यहाँ पे रिडक्शन किसका होगा? तो यहाँ पे रिडक्शन होता है क्रोमियम का। यहाँ पे क्रोमियम के अलावा और है कौन? अगर ऑक्सीजन अगर ना ऑक्सीडाइज हुआ है, ठीक है, वो अगर -1 से 0 में गया है तो ऑक्सीजन तो ऑक्सीडाइज हो गया, इसका तो ऑक्सीडेशन हो गया, तो फिर किसी का रिडक्शन होगा। तो रिडक्शन किसका होगा? जो आपके अलावा वहां पे जो है, तो आपके अलावा वहां पे कौन है? क्रोमियम। और क्रोमियम यहाँ पे किसमें? +6 में। ठीक है, तो इस क्रोमियम का होगा रिडक्शन। और क्रोमियम +6 जब भी रिड्यूस होता है ना तो वो रिड्यूसन किस में जाता है? +3 में जाता है। क्रोमियम +6 जब भी रिड्यूस होता है तो रिड्यूस होकर किस में जाता है? +3 में जाता है। तो ये रिड्यूस होकर चला जाएगा +3 में, यहाँ पे बन जाएगा Cr2O3। आया समझ में? तो जब हम CrO5 को जब हम हीट करते हैं तो हीट करने पे एक तो ग्रीन पाउडर बनता है, एक ग्रीन पाउडर बनता है, और एक साथ में क्या लिबरेट होती है? ऑक्सीजन गैस लिबरेट होती है। ठीक है, एंड Cr2O3 इज ग्रीन कलर क्योंकि यहाँ पे क्रोमियम किसमें है? +3 में, और क्रोमियम +3 के जो कंपाउंड होते हैं वो कैसे होते हैं? ग्रीन। तो इसलिए यहाँ पे Cr2O3 का एक ग्रीन पाउडर बनेगा और साथ में ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगी। आया समझ में? ठीक है, इसको रट लो, अब लिखो और इसको अब रट लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हीटिंग इफेक्ट जो चल रहा है उसको मैंने कंटिन्यू करा है। ये सोच नहीं सकते, जैसा स्ट्रक्चर है वैसा याद रखना पड़ेगा। बिल्कुल
लुईस डॉट पढ़ा आपने, लेकिन लुईस डॉट जो है उससे थोड़ा आइडिया लग जाता है, पूरा अपन सोच नहीं सकते। लुईस डॉट से आपको 10% मॉलिक्यूल पता चल जाएंगे, लेकिन 90% तो आपको याद ही रखने पड़ेंगे। केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा? हाँ, तो वो तो ढांचा पता लगाने के लिए, तो उन्हें ये ढांचा नहीं पता चलेगा, इसका CR5 का ढांचा केमिकल बॉन्डिंग से नहीं पता चलने वाला। सिंपल मॉलिक्यूल का अगर ढांचा पता लगाना है कि कैसा होगा, बेंड होगा, ब्लेंडेड होगा, या टी शेप होगी, कैसी होगी, सीसो होगी, वो केमिकल बॉन्डिंग से पता चल जाएगा। लेकिन बहुत बड़े जो स्पेशल मॉलिक्यूल है CR5, P4O10, P4O6, इनको अपन नहीं केमिकल बॉन्डिंग से नहीं पता कर सकते, रटने पड़ेंगे। और वो याद भी हो जाएंगे, ऐसा नहीं है कि याद नहीं होंगे। P4O6, P4O10 अपन जब पढ़ेंगे तो बार बार आएंगे, तो याद भी हो जाएंगे। क्रोमियम के सारे कंपाउंड ग्रीन कलर के होते हैं, मतलब 3 क्रोमियम +3, हां +3 वाले Cr+3 के कंपाउंड्स जो होते हैं वो सारे ग्रीन होते हैं। ओके, सुपर ऑक्साइड का हीटिंग इफेक्ट हो गया क्या? सुपर ऑक्साइड का नहीं हुआ, तो अब नेक्स्ट हीटिंग इफेक्ट सुपर ऑक्साइड का। परऑक्साइड का नहीं हुआ। देखिए, परऑक्साइड, दुनिया में जितने भी परऑक्साइड्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं? अनस्टेबल है। परऑक्साइड्स जो होते हैं वो गर्म करने पे टूट जाते हैं, और गर्म करने पे वो टूट के देते हैं ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। और सबसे फेमस एग्जांपल है H2O2। H2O2, जब आप H2O2 गर्म करते हो तो H2O2 गर्म करने पे टूट जाता है, और टूट के क्या देता है? H2O एंड O2। तो ये एक परऑक्साइड है, तो गर्म करने पे टूट जाएगा और टूट के क्या देगा? ऑक्साइड एंड O2। जैसे एक और एग्जांपल Na2O2, सोडियम परऑक्साइड, बातचीत नहीं, यहाँ पे देखो Na2O2, ये क्या है? सोडियम परऑक्साइड, तो ये भी परऑक्साइड है। तो जब आप इसको गर्म करोगे तो गर्म करने पे ये टूट जाएगा। दुनिया में जितने भी परऑक्साइड है सारे के सारे क्या है? अनस्टेबल, गर्म करने पे टूट जाते हैं, और टूट के देते हैं ऑक्साइड एंड O2। तो यहाँ पे बनेगा सोडियम ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस। ओके, लिखो फटाफट। वो देते हैं, वो आगे फिर O2 में चला जाता है। हाँ, और अगर कोई मिल गया तो रिएक्ट कर लेंगे, और कोई नहीं मिला तो आपस में जुड़ जाएंगे। हीटिंग करने के बाद चीजें वो स्टेबल हो जाती है, स्टेबल चीजें बन जाती है। H2O and O2, H2 and O2 are stable। ओके, ठीक है। अच्छा, आपको उसमें नोट्स में मिल गया होगा। अच्छा, ये PDF ली हुई है, उसमें ना आपको मिल जाएगा परऑक्साइड का हीटिंग इफेक्ट। परऑक्साइड का हीटिंग इफेक्ट मिला उसमें? ठीक है, तो उसमें ये एग्जांपल दे रखे होंगे H2O2 और Na2O2। ठीक है, क्या जो ना आपको ना उसमें ऑक्साइड के हीटिंग इफेक्ट में जिंक ऑक्साइड की बात हो गई थी। जिंक ऑक्साइड इज वाइट, गर्म करने पे येलो हो जाता है, ठंडा करने पे वापस वाइट हो जाता है। ये बात नहीं हुई थी ऑक्साइड के हीटिंग इफेक्ट में? तो हाँ, 2 मिनट, हाँ कुछ कहना है यहां से किसी को? हाँ, तो ऑक्साइड के हीटिंग इफेक्ट में वो बात वैसे सॉलिड स्टेट में लिखी नहीं है, लेकिन यहाँ पे वापस बताते हैं, तो एक बार वापस बात कर लेते हैं जिससे रिवीजन हो जाएगा। जिंक ऑक्साइड जो होता है ना वो वाइट होता है, इसका जो क्रिस्टल होता है वो वाइट होता है। लेकिन जब आप जिंक ऑक्साइड को गर्म करते हो ना, तो गर्म करने पे जिंक ऑक्साइड कैसा हो जाता है? येलो हो जाता है। ठीक है, और जब इसको वापस ठंडा करते हैं ना, तो ठंडा करने पे वापस ये कैसा हो जाता है? वाइट हो जाता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिंक ऑक्साइड गर्म करने पे येलो हो जाता है, और ठंडा करने पे वापस
येलो से क्या हो जाता है, व्हाइट हो जाता है। ऐसा क्यों? ड्यू टू मेटल एक्सेस डिफेक्ट, ड्यू टू मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ये आपकी बात सॉलिड स्टेट में दे रखी है, ड्यू टू मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको ऑक्साइड्स का हीटिंग इफेक्ट दे रखा है, उसमें ऑक्साइड्स के हीटिंग इफेक्ट में जिंक ऑक्साइड वाली बात मिल जाएगी आपको। मिल गई जिंक ऑक्साइड वाली बात कि जिंक ऑक्साइड इज अ व्हाइट, गर्म करने पे क्या हो जाता है, येलो, वापस ठंडा करते हैं तो कैसा हो जाता है, व्हाइट हो जाता है। ध्यान रखना, ड्यू टू मेटल एक्सेस डिफेक्ट। फिर नेक्स्ट इसके नीचे आपको पीबीओ मिलेगा, मिला पीबीओ, तो पीबीओ में ध्यान रखना, पीबीओ जो होता है ना वो येलो होता है, लेकिन जब इसके क्रिस्टल को गर्म करते हैं ना तो गर्म करने पे इसका क्रिस्टल कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है। इसका पीबीओ का जो क्रिस्टल होता है गर्म करने पे कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है। लेकिन यहाँ पे काम की बात, जिंक ऑक्साइड को जब गर्म करा जाता है तो वो येलो हो जाता है, जब ठंडा करा जाता है तो वापस ये क्या हो जाता है, व्हाइट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे वापस ठंडा करने पे ये रेड से येलो नहीं होगा, ये रिवर्सिबल नहीं है, ये बात ध्यान रखना। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, उसको काट दो कि यहाँ पे ये प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं है, कि गर्म करने पे ये फाइनली क्या होता है, रेड हो जाता है। अब वापस ठंडा किया जाए तो वापस ये येलो में आता नहीं है। दो अब यहाँ पे है ना सवाल उठता है कि पीबीओ का जो क्रिस्टल येलो होता है गर्म करने पे वो रेड हो जाता है, उसका रीजन क्या है? यहाँ पे तो रीजन था मेटल एक्सेस डिफेक्ट, ये तो एनसीईआरटी में दे रखा है, एनसीईआरटी में ये तो नहीं दे रखा, तो इसका रीजन क्या है? ये गर्म करने पे येलो से रेड हो रहा है, तो इसका रीजन है क्रिस्टल पैटर्न चेंज हो जाता है। कि जब अपन पीबीओ के क्रिस्टल को गर्म करते हैं ना तो गर्म करने पे यहाँ पे क्रिस्टल में जो अरेंजमेंट होता है, जो पैटर्न होता है वो चेंज हो जाता है, इसलिए इसका कलर चेंज हो जाता है। तो इसका रीजन है ड्यू टू क्रिस्टल पैटर्न चेंज। ये रीजन लिख लो। ओके डन। अब यहाँ पे आपको येलो पीबीओ के नीचे लिखा मिलेगा मेसिकोट, मेसिकोट मिला, और रेड पीबीओ के नीचे लिथार्ज मिलेगा। ये इनके नाम है क्रिस्टल के। येलो पीबीओ को मेसिकोट कहा जाता है एंड रेड पीबीओ को लिथार्ज कहा जाता है, ये याद रखना। तो अगर कहीं पे मेसिकोट पीबीओ लिखा हो ना, समझ जाओ कौन सा है, येलो वाला। और कहीं पे लिथार्ज पीबीओ कहा गया है, समझ जाओ वो रेड वाला है। ठीक है, ये इनके नाम है। तो ऑक्साइड का हीटिंग इफेक्ट हो गया, नीचे पेरोक्साइड का हीटिंग इफेक्ट भी अपन ने देख लिया, और थर्ड कौन सा देखा है, सुपर ऑक्साइड का। सुपर ऑक्साइड का हीटिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
सुपर ऑक्साइड की अगर बात की जाए, दुनिया में सारे के सारे सुपर ऑक्साइड जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, गर्म करने पे टूट जाते हैं और टूट के सुपर ऑक्साइड देते हैं पेरोक्साइड एंड ऑक्सीजन। अब सुपर ऑक्साइड गर्म करने पे टूट जाते हैं और टूट के पेरोक्साइड देते हैं, तो यहाँ पे जो पेरोक्साइड बन रहा है वो कौन सा स्टेबल है? जो आप गर्म करने पे पेरोक्साइड दे रहे हो वो कौन सा स्टेबल है? तो वो भी तो अनस्टेबल है। तो यहाँ पे जो पेरोक्साइड बनता है वो भी आगे टूट जाता है, किसमें? ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन में। तो फाइनली सुपर ऑक्साइड को गर्म करने पे क्या मिलती है? एक ऑक्सीजन गैस मिलती है और ऑक्साइड मिलती है। ओके, और सुपर ऑक्साइड के हीटिंग इफेक्ट में एक ही एग्जांपल इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पे दे रखा है, CO2 दे रखा है, CO2, ठीक है। येलो ऑरेंज सॉलिड, येलो ऑरेंज सॉलिड, CO2 इज अ येलो ऑरेंज सॉलिड। बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मतलब कि अगर IIT में अगर सुपर ऑक्साइड का अगर हीटिंग इफेक्ट आएगा ना, तो सुपर ऑक्साइड के हीटिंग इफेक्ट पे अगर उनको सवाल बनाना होगा ना, तो वो CO2 के सवाल बनाएंगे, CO2 से पूछेंगे, क्योंकि ये सुपर ऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट है। CO2 को जब आप गर्म करोगे ना, तो गर्म करने पे टूट जाएगा और टूट के क्या देगा? सुपर ऑक्साइड है, तो पहले गर्म करने पे टूट के क्या देते हैं? पेरोक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पे पेरोक्साइड बनेगा और ऑक्सीजन बनेगी। जो यहाँ पे पेरोक्साइड बन रहा है वो कौन सा स्टेबल है? तो पेरोक्साइड भी आगे टूट जाएगा और फाइनली क्या बन जाएगा? K2O एंड O2। ओके, मिला? यहाँ पे लिखा हुआ होगा पूरा। तो फाइनली सुपर ऑक्साइड को अपन गर्म करते हैं तो क्या मिलता है? ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो मिल जाएगा आपको K2O एंड O2। अब सुनो, ये जो है ना CO2 है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये CO2 इंपॉर्टेंट क्यों है? जितने भी है ना इमरजेंसीज वाले केसेस होते हैं रेस्पिरेशन रिलेटेड, जितने भी इमरजेंसीज वाले केसेस होते हैं रेस्पिरेशन रिलेटेड, वहां पे लोगों को CO2 दिया जाता है। वहां पे लोग अपने साथ CO2 रखते हैं। जो भी ना माइनिंग जो वर्कर्स होते हैं, जो माइनिंग करते हैं, माइंस में काम करते हैं, वो अपने साथ में CO2 रखते हैं। जो स्पेस में जाते लोग, वो भी अपने साथ में CO2 लेके जाते हैं, ठीक है। सबमरीन की बात की जाए तो सबमरीन में जो लोग रहते हैं वो भी मतलब कि अपने साथ CO2 रखते हैं। जहां पे भी मतलब कि मान लीजिए कि कभी ना ऑक्सीजन की कमी हो सकती है और CO2 की एक्सेस हो सकती है, तो वहां पे लोगों को कहा जाता है कि आप अपने साथ CO2 रखो। और ऐसी कभी इमरजेंसी आ जाए कि ऑक्सीजन की कमी होने लग गई है, तो आप उसी समय तुरंत CO2 यूज कर लो। आप अपने मास्क के अंदर CO2 डाल दो, ठीक है। और ज्यादातर ये प्रेफर करा जाता है, ज्यादातर कहा जाता है जो माइंस में जो लोग काम करते हैं, माइंस में जो वर्कर्स काम करते हैं, उनको कहा जाता है, ठीक है। और ये जो टेक्निक है, ये बहुत पुरानी टेक्निक है, मतलब कि बहुत सालों पहले जब टेक्नोलॉजी नहीं आई थी, इतनी मशीनें नहीं आई थी, तो बहुत सालों पहले लोग ये काम करते थे, अपने साथ CO2 रखते थे। और बल्कि ये बहुत पुरानी तो है, लेकिन आज तक भी इसको यूज करा जाता है। आज तक बहुत बढ़िया से बढ़िया मशीनें आ गई हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन फिर भी आज भी लोग अपने साथ CO2 रखते हैं। जो भी स्पेस में जाते हैं वो अपने साथ CO2 रखते हैं। सबमरीन में जो भी लोग रहते हैं वो भी अपने साथ CO2 रखते हैं। जो मतलब कि माइंस में जो वर्कर्स काम करते हैं वो भी अपने साथ CO2 रखते हैं। ऐसा क्यों? क्या होता है कि मान लो कि जैसे माइंस में कोई है ना काम कर रहे हैं लोग, ठीक है, तो माइंस में क्या होता है, कभी भी एक्सीडेंट वाला कोई भी केस हो जाता है, एकदम से पता तो नहीं चलता है कि भाई आज ये एकदम से दीवार गिर गई, आज एकदम से ये पहाड़ टूट गया। अब माइंस में जो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, एकदम से कहीं से कोई दीवार टूट गई, ठीक है, कहीं पे क्रैक आ गया, तो एकदम से चट्टाने पत्थर एकदम से गिर जाते हैं और जो भी उनका जो रास्ता होता है वो क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि माइंस में लोग काम कर रहे हैं, तो माइंस में तो बहुत बड़ी बड़ी सुरंग होती है, ठीक है, तो आप काम कर रहे हो, मान लो कहीं पे कुछ ध्यान दिया नहीं आपने, तो एकदम से वो दीवार टूट गई, वहां से जो पत्थर थे, चट्टाने थे, वो गिर गई एकदम से, तो वो पूरा चट्टानों से वो जो रास्ता है वो पूरा ब्लॉक हो चुका है, ठीक है। तो आपके आने जाने का जो रास्ता है वो पूरा का पूरा ब्लॉक हो चुका है। और कई बार तो ऐसा होता है कि मतलब कि जो चट्टाने जो होती है वो लोगों के ऊपर ही गिर जाती है, तो उनसे लोग जो होते हैं अथवा मर जाते हैं, डेथ हो जाती है, ठीक है। अब उसमें तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो लोग अंदर फंस गए हैं तो वो अपने आप को जीवित रखें, वो अपने आप को मतलब कि बचा सके,
तो उनके लिए उनको कहा जाता है कि अपने साथ CO2 रखो। क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि कहीं पे माइन से गिर गई, ठीक है, तो कहीं पे चट्टाने, पत्थर, मिट्टी एकदम से गिर गई तो रास्ता पूरा ब्लॉक हो गया, ठीक है। अब बाहर जो लोग काम कर रहे हैं उनको सिग्नल मिलेगा, ठीक है, वो आएंगे, तब तक ये चट्टान हटाएंगे, पत्थर ये हटाएंगे, मिट्टी हटाएंगे, तब जाकर वो रास्ता खुलेगा, लेकिन उसमें तो बहुत समय लगेगा। लेकिन जो लोग अंदर जब तक फंसे हुए हैं, ठीक है, तो वो अपने आप को जीवित कैसे रखेंगे? अब जब अगर कोई लोग अंदर फंसे हुए हैं तो रेस्पिरेशन तो चल ही रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन तो आप ले ही रहे हो, तो वहां पे जो आपके चारों तरफ सराउंडिंग में जो ऑक्सीजन है तो वो ऑक्सीजन तो आप ले ही रहे हो। लेकिन जब आप अपना ऑक्सीजन लेते हो तो उससे CO2 भी तो निकलती है। जब आप ऑक्सीजन इनहेल करते हो तो CO2 भी तो एक्सेल होती है। तो ज्यादातर जो डेथ होती है ना इन केसेस में, कि माइनिंग वाले केसेस में ना ज्यादातर लोगों की जो डेथ होती है, ठीक है, स्पेस में ज्यादातर कोई इमरजेंसी केस हो गया तो कहा जाता है कि वहां पे कोई रेस्पिरेशन रिलेटेड प्रॉब्लम हुई, इससे डेथ हो गई। सबमरीन में भी कोई रेस्पिरेशन रिलेटेड प्रॉब्लम हुई, इससे डेथ हो गई। तो ज्यादातर जो डेथ होती है ना वो ऑक्सीजन की कमी से नहीं होती है। ज्यादातर जो लोगों की जो डेथ होती है वो ऑक्सीजन की कमी से नहीं होती है, CO2 की एक्सेस से हो जाती है। कि आपके चारों तरफ इतनी CO2 इकट्ठी हो गई कि वो CO2 वापस आपकी बॉडी में जाने लग गई। और जब अपनी बॉडी में CO2 50% से ज्यादा हो जाती है ना तो अपनी डेथ हो जाती है, अपन मर जाएंगे, अपन कुछ नहीं कर पाएंगे इसमें। तो माइनिंग में जो लोग काम कर रहे हैं ना तो उनके ज्यादातर जो इस समय एक्सीडेंट के समय जो उनकी डेथ होने का कारण होता है ना वो ऑक्सीजन की कमी नहीं होती है, CO2 की एक्सेस होती है। क्या होगा कि जो लोग फंसे हुए हैं तो वो रेस्पिरेशन तो चल ही रहा है, ऑक्सीजन तो वो ले ही रहे हैं। अब जैसे जैसे आप ऑक्सीजन लेते जाओगे तो वैसे वैसे CO2 निकलती जाएगी, और जितनी आप ऑक्सीजन इनहेल करोगे ना उतनी CO2 क्या होती है, एक्सेल होती है। रेस्पिरेशन की रिएक्शन याद करो, तो रेस्पिरेशन की रिएक्शन को आप बैलेंस करो, तो जब आप बैलेंसिंग करोगे ना 6 मोल अगर ऑक्सीजन के खर्च होते हैं ना तो 6 मोल CO2 के निकलते भी। तो रेस्पिरेशन में जितनी आप ऑक्सीजन लेते हो उतनी CO2 क्या होती है, बाहर निकलती है। अब जो CO2 जो आपकी बॉडी से एक्सेल हो रही है वो CO2 चारों तरफ क्या होती जाएगी, इकट्ठी होती जाएगी, क्योंकि बाहर जाने का कोई रास्ता है नहीं, कोई रास्ता खुला है ही नहीं, पूरा ब्लॉक हो चुका है, मिट्टी, चट्टाने, पत्थर ये पूरे गिर चुके हैं, तो बाहर निकलने का कोई रास्ता है नहीं। तो वो जो CO2 जो आपकी बॉडी में से निकल रही है वो CO2 आपके चारों तरफ क्या होती जाएगी, इकट्ठी होती जाएगी। एक समय ऐसा आएगा कि आपके चारों तरफ CO2 इतनी इकट्ठी हो जाएगी कि उसका प्रेशर इतना ज्यादा हो जाएगा कि वो CO2 वापस आपकी बॉडी में जाने लग जाएगी। और जब वो CO2 आपकी बॉडी में वापस जाने लग जाएगी तो आपकी बॉडी के अंदर CO2 का परसेंटेज क्या होने लग जाएगा, इंक्रीज होने लग जाएगा। और जब CO2 अपनी बॉडी में 15% से ज्यादा इकट्ठी होती है ना अपनी डेथ हो जाती है। तो वो CO2 जैसे ही 15% से ज्यादा इकट्ठी होगी ना तो वो जो वर्कर्स है हाथों हाथ वहां पे मर जाएंगे, भले उनको कोई चोट नहीं लगी, उनके ऊपर कोई चट्टान नहीं गिरी, कोई माइंस नहीं गिरी, लेकिन फिर भी डेथ हो गई। तो उसका रीजन ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, उसका रीजन क्या था, CO2 की एक्सेस। ज्यादातर ऐसे समय में जो डेथ होती है वो ऑक्सीजन की कमी से नहीं होती है, CO2 की अधिकता से हो जाती है, CO2 की एक्सेस से हो जाती है कि CO2 इतनी अधिक हो गई थी उससे अपनी डेथ हो गई, क्योंकि वो CO2 वापस बॉडी में जाने लगी। ओके, तो वहां पे क्या कहा जाता है, वहां पे लोगों को कहा जाता है कि जब भी ऐसा कोई अगर ना कोई दुर्घटना हो जाए, ऐसा कोई कभी केस हो जाए एक्सीडेंट वाला, हाथों हाथ अपने मास्क में, उनको मास्क तो पहने हुए होते ही है वर्कर्स को, तो उनको कहा जाता है कि आप हाथों हाथ अपने मास्क के अंदर CO2 डाल दो। वो CO2 क्या करेगा, ऑक्सीजन को क्या CO2 को ठिकाने लगा देगा, CO2 को भगा देगा, CO2 को वहां पे इकट्ठा ही नहीं होने देगा। वो कैसे कि भाई CO2 टूट के क्या देता है, CO2 टूट के K2O देता है। K2O क्या है, एक मेटल ऑक्साइड है, और मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक होते हैं, तो ये तो बेसिक है। और जो आपकी बॉडी में से CO2 निकल रही है वो तो एसिडिक है, तो वो K2O क्या करेगा, इस CO2 को खा जाएगा, और K2O इस CO2 के साथ एसिड बेस रिएक्शन कर लेगा और इससे क्या बन जाएगा, K2CO3, एंड K2CO3 इज अ सॉल्ट, और ये तो सॉलिड है, तो ये तो आप वहां पे पड़ा रहेगा, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो CO2 की जो वहां पे एक्सेस होती जाएगी, CO2 वहां पे इकट्ठी होती जाएगी, तो उसको अगर भगाना है, उसको हटाना है, आपकी बॉडी में से CO2 जो निकल रही है उसको तुरंत खत्म करना है, तो आप एक काम करो, अपने मास्क के अंदर CO2 डाल दो। वो CO2 टूट के क्या दे देगा, K2O, और K2O एक मेटल ऑक्साइड है, ये एक बेसिक ऑक्साइड है, वो CO2 को खा जाएगा, वो CO2 के साथ एसिड बेस रिएक्शन कर लेगा, तो उसे क्या मिलेगा, K2CO3, एंड K2CO3 इज सॉल्व, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मिलके देखो बातचीत नहीं, CO2 लेने से देखो फायदा हो रहा है। CO2 क्या करेगा, CO2 को हटाएगा
और बल्कि टूटी क्या देगा, O2 देगा। तो बल्कि O2 बढ़ाता जाएगा और CO2 की एक्सेस को कम करता जाएगा। ठीक है, इसको नाम ही दे दिया लोगों ने, इसको नाम ही दे दिया गया है स्पेस कैप्सूल। इसको स्पेस कैप्सूल कहा जाता है। ये एक जान बचाने वाला कैप्सूल है कि जहां पे रेस्पिरेशन की रिलेटेड अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो वहां पे अगर आपकी जान जा रही है तो आप ये CO2 डाल दो, अपने मास्क के अंदर CO2 डाल दो, ये आपकी जान बचा देगा। भले खाना आपको नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, ठीक है, खाना ना मिले कोई प्रॉब्लम नहीं, पानी ना मिले कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिले ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। आज अगर अपने यहाँ पे रूम में अगर 10 मिनट भी अगर ऑक्सीजन अगर ना बंद हो जाए, 10 मिनट ऑक्सीजन की सब जो बाहर से वेंटिलेशन से ऑक्सीजन जो आ रही है वो ऑक्सीजन अगर ना आ पाए अपन मर जाएंगे, अपनी हालत खराब हो जाएगी। अपन 10 मिनट पानी ना मिले, खाना ना मिले, खाना तो अपना एक दिन ना मिले, 2 दिन ना मिले तो भी अपन जी लेते हैं, होता है ना, कुछ लोग तो जीते ही हैं, अपन नहीं जीते अलग बात है, लेकिन कुछ लोग तो दूसरे तो जीते ही हैं, उनको 2-2 दिन तक 3 दिन तक खाना नहीं मिलता तो भी वो काम करते रहते हैं। पानी अपन जो है मतलब कि आधा दिन पानी ना मिले तो भी चला देते हैं, लेकिन ऑक्सीजन 5 मिनट भी ना मिले ना, 5 मिनट भी अगर ऑक्सीजन की कटौती हो जाए अपनी हालत खराब हो जाएगी। ठीक है, लास्ट समय लॉकडाउन में हुई थी कि नहीं हुई थी लोगों की हालत खराब ऑक्सीजन की कमी से। ठीक है, तो उस समय पता चला था ना कि नेचर के मतलब की जो फ्री में ऑक्सीजन मिल रही है उसकी बहुत ज्यादा कीमत है। ठीक है, तो पेड़ पौधे नहीं काटने चाहिए। ठीक है, उसकी अहमियत लास्ट टाइम मतलब कि लॉकडाउन में लोगों को पता चली थी। ठीक है, वो ऑक्सीजन के सिलेंडर वो लोग लेके आ रहे थे। ठीक है, ऑक्सीजन की जो सप्लाई हो गई थी बहुत कम हो गई थी हॉस्पिटल में। तो CO2 जो होता है वो क्या करेगा, आपको एक तो टूट के ऑक्सीजन दे देगा और CO2 की एक्सेस को हटा देगा। इसको कहा ही जाता है स्पेस कैप्सूल, समझे? ये ऐसे तो अपने आप थोड़ा थोड़ा अपने आप बड़े टूटता रहेगा तो उससे K2O बन जाएगा और वो K2O CO2 खा जाएगा। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर सुनना, अब आपके दिमाग में आएगा कि सर वहां पे तो चलो ये अगर अपने आप बड़े टूट रहा है तो बहुत थोड़ा सा टूट रहा होगा तो उससे कितनी CO2 हट जाएगी, उससे कितनी CO2 हटा देगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। भले ये जो मान लो कि टूट नहीं रहा है, आपने भले इसको हीट नहीं करा, हीट तो अपन कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो भले अपने हीट नहीं कराए, भले ये टूट नहीं रहा है, लेकिन फिर भी ये CO2 को हटा देगा। कैसे? अपने NCERT में S ब्लॉक के अंदर 3 रिएक्शन देखिए। जब मेटल ऑक्साइड को पानी मिलता है ना, मॉइस्चर मिलती है ना, तो मेटल ऑक्साइड उस मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करके बना देता है मेटल हाइड्रोक्साइड। अगर आपके पास कोई पेरोक्साइड है, उसको अगर पानी मिलता है, मॉइस्चर मिलती है ना, तो उससे बन जाता है मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस H2O2 मिल जाता है। और कोई अगर सुपर ऑक्साइड होता है ना, उसको अगर मॉइस्चर मिलती है ना, तो वो उस मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करके बना देता है मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस H2O2 प्लस O2। ये आपके S ब्लॉक में देखिए, और ये तीनों के तीनों रिएक्शन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्शन करने पे क्या देते हैं, हाइड्रोक्साइड। पेरोक्साइड पानी के साथ रिएक्शन करने पे क्या देते हैं, हाइड्रोक्साइड प्लस H2O2। और सुपर ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्शन करने पे क्या देते हैं, हाइड्रोक्साइड H2O2 and O2। अब देखो ये KO2 क्या है, ये KO2 आपका सुपर ऑक्साइड है। ठीक है, ओके, इसको जैसे ही मॉइस्चर मिलेगी तो ये मॉइस्चर के साथ रिएक्शन कर लेता है। और जब ये मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे बनता है KOH प्लस H2O2 प्लस O2, ये बनता है। अब देखो आप सोचोगे कि सर मास्क के अंदर अपन KO2 रखेंगे तो उसको कोई गर्म थोड़ी करेंगे, ठीक है, उसको गर्म करेंगे नहीं अपन, तो फिर ये K2 बनेगा कैसे, ये CO2 को हटाएगा कैसे? कोई बात नहीं, आप जब रेस्पिरेशन करते हो, जब O2 इनहेल करते हो, CO2 एक्सहेल करते हो, तो CO2 के साथ एक और चीज भी एक्सहेल हो रही है, अपने नोज में से एक और चीज भी एक्सहेल हो रही है, मॉइस्चर। जो बच्चे है ना चश्मा लगाते हैं उनको पता होगा, आप अपने ना मुंह पे मास्क लगा दो और चश्मा लगाओ तो आपके ग्लासेस में कुछ नमी आ जाएगी, तो नमी आई कहाँ से? तो वो जब आप रेस्पिरेशन कर रहे हो तो साथ में CO2 जो निकल रही है उसके साथ नमी भी निकल रही है, मॉइस्चर भी निकल रही है। ठीक है, वरना आप रेस्पिरेशन की रिएक्शन याद करो, रेस्पिरेशन की जब रिएक्शन होती है ग्लूकोज प्लस O2 रिएक्शन करके देते हैं CO2 प्लस पानी। ठीक है, तो रेस्पिरेशन की रिएक्शन में देखो कि CO2 है और पानी,
ठीक है, तो रेस्पिरेशन की जब रिएक्शन होती है तो उसमें CO2 तो निकलती है, साथ में पानी भी निकलता है, मॉइस्चर भी निकलती है। ठीक है, तो जब आप वहां पे माइंस के अंदर मान लो अंदर फंस गए हो, तो आपकी बॉडी में से अगर CO2 निकल रही है तो साथ में मॉइस्चर भी तो निकल रही है, नमी भी निकल रही है, और आपके मास्क के अंदर क्या है, KO2। वो KO2 क्या करेगा, उस नमी के साथ रिएक्शन कर लेगा, तो उससे क्या मिलेगा, KOH, साथ में H2O2 और O2। और KOH क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो वो CO2 को क्या करेगा, खा जाएगा और रिएक्शन करके क्या बना देगा, K2CO2। आया समझ में? ओके, और इसने CO2 खा लिया और ऊपर से हमें क्या दे दी, O2, तो अब तो अपन बच जाएंगे। आया समझ में? ठीक है, तो ध्यान रखना, तो एक येलो ऑरेंज सॉलिड है जो काम आता है CO2 की एक्सेस को रिमूव करने के लिए। ठीक है, CO2 की अधिकता को हटाने के लिए और O2 को बढ़ाने के लिए। ये सुनते के लिए होना चाहिए, किसकी बात चल रही है, KO2, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। रहेगा याद? परऑक्साइड, हाँ वो देते हैं, वो रिएक्ट करेगा, बिल्कुल करेगा। हाँ बहुत ज्यादा मतलब खतरनाक, जलाने लग जाएगा स्किन को। ठीक है, यहाँ पे गर्म करेंगे तो बनेगा, आप मत करो गर्म करो, आप उसको बस मॉइस्चर मारते जाओ उस पर। ठीक है, अपने नाक में से मॉइस्चर निकालते जाओ, अपने मुंह में से मॉइस्चर निकालते जाओ, वो मॉइस्चर इसमें मारते जाओ। ठीक है, तो उससे क्या होगा, इससे क्या बन जाएगा, KOH प्लस H2O2 प्लस O2, तो उससे वो नेसेंट ऑक्सीजन वाला लिखना होगा ही नहीं। ठीक है, और यहाँ से भी काम कितना होगा, ये H2O2 कितना बनेगा, कितना होगा। ठीक है, ये H2O2 जो बनेगा वो थोड़ा सा बनेगा, थोड़ा सा H2O2 से कोई प्रॉब्लम नहीं, पूरा लिक्विड H2O2 का वो अगर आपने 1 ड्रॉप 3 ड्रॉप डाल दी, ठीक है, तो फिर स्किन जल जाएगी। यहाँ पे तो हल्के हल्के 1-1 2-2 3-3 पार्टिकल बन रहे होंगे। ठीक है, एक मॉइस्चर टाइप्स ना H2O2 बन रहा होगा, तो उससे कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और फिर भी अगर ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो मैं तो कहूंगा सहल लो, मरने के बजाय। अगर फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है कि सर ना यहाँ पे H2O2 बन रहा है या K2O2 बन रहा है, जो पेरोक्साइड है, जो नेसेंट ऑक्सीजन देंगे, इसको तो जला देंगे, भले जलाने दो, मार थोड़ी देंगे, मार थोड़ी देंगे, लेकिन CO2 नहीं हटी, CO2 को अगर नहीं हटाया वो जरूर मार दो। कौन सा, नेसेंट ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन, जो अभी अभी जन्म हुआ है, जिसका जो अभी भी जन्मा है उसको कहते हैं नवजात, और नवजात को इंग्लिश में कहते हैं नेसेंट। स्पेलिंग बता दें, NASCENT, नेसेंट ऑक्सीजन। बातचीत नहीं लिख लिया आपने अपनी कॉपी में, याद रहेगा? ठीक है, अरे 5 दिन से मोबाइल बंद कर देना, जिसने भी मोबाइल यूज करा उसका मोबाइल मैं ले लूंगा। ठीक है, मैं अपने पास रख लूंगा, मैं वापस नहीं लौटाऊंगा, वो फिर मेरा मोबाइल हो जाएगा। डन? नेक्स्ट हीटिंग इफेक्ट इसका तरीका है हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड का हीटिंग इफेक्ट क्या पढ़ना, हाइड्रोक्साइड गर्म करने पे क्या करेंगे, पानी लॉस कर देंगे, और उससे क्या बन जाएगा, सूखा ऑक्साइड। ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करोगे तो क्या बन जाएगा, Al2O3 प्लस H2O। ठीक है, फेरिक हाइड्रोक्साइड को गर्म करोगे तो क्या बनेगा, Fe2O3 प्लस H2O। तो हाइड्रोक्साइड जो होते हैं गर्म करने में पानी छोड़ देते हैं, तो उससे क्या बन जाता है, सूखा ऑक्साइड। ओके, आगे और नेक्स्ट क्या तरीका है, ऑक्सी हैलाइड्स। ध्यान रखना, ये मैं बता चुका हूँ सरफेस केमिस्ट्री में कैटलिस्ट वाले सेक्शन की पहली रिएक्शन KClO3 ऑक्सी हैलाइड है। ऑक्सी हैलाइड गर्म करने में क्या देते हैं, O2 देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। कभी भी शुद्ध ऑक्सीजन चाहिए आपको लैब में, KClO3 ले लो और KClO3 को गर्म कर दो, तो उससे आपको क्या मिल जाएगी, शुद्ध ऑक्सीजन O2 मिल जाएगी। ओके, तो ध्यान रखना कि ऑक्सी हैलाइड्स जो होते हैं गर्म करने में क्या देते हैं, O2 देते हैं।
जैसे KClO3 को गर्म करोगे तो क्या बनेगा KCl + O2, KClO4 को गर्म करोगे तो क्या बनेगा KCl + O2, KiO3 को गर्म करोगे तो क्या बनेगा Ki + O2। ओके, तो ऑक्सी हैलाइड्स गर्म करने पे देते हैं O2। नेक्स्ट अगला क्या दे रखा है कार्बोनेट। हाँ, इसकी बात करते हैं कार्बोनेट की। देखो कार्बोनेट जो होते हैं ना, कार्बोनेट गर्म करने पे टूट जाते हैं। बातचीत नहीं, यहां पे ध्यान दो। कार्बोनेट गर्म करने पे टूट जाते हैं और टूट के देते हैं। कार्बोनेट गर्म करने पे क्या देते हैं? कार्बोनेट गर्म करने पे देते हैं ऑक्साइड प्लस CO2। ये तो आप 10वीं से पढ़ते आ रहे हो। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट उसको कर दिया गरम, तो गरम करने पे क्या बनता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। ठीक है, जिंक कार्बोनेट इसको हमने कर दिया गरम, तो गरम करने पे क्या देगा जिंक ऑक्साइड प्लस CO2। कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन मेटलर्जी में कैल्सिनेशन कि कार्बोनेट गरम करने पे टूट जाते हैं और टूट के क्या बनाते हैं ऑक्साइड बनाते हैं, और साथ में क्या लिबरेट होती है CO2। याद आया कैल्सिनेशन मेटलर्जी में? यस सर। ओके, 10वीं में आपने इसमें पढ़ी थी मार्बल गरम करने पे टूट जाता है, टूट के बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड। आया याद? ठीक है, तो ये बात तो आपको पता है कि कार्बोनेट्स जो होते हैं गरम करने पे टूट जाते हैं और टूट के बनाते हैं ऑक्साइड एंड CO2। जो बात आपको नहीं पता है वो मैं बताता हूं, वो बात काम की है। दुनिया में जितने भी कार्बोनेट है सारे के सारे कार्बोनेट टूट जाते हैं केवल 4 कार्बोनेट को छोड़ के, सोडियम का, पोटेशियम का, रुबिडियम का और सीजियम का। इन 4 मेटल के कार्बोनेट गरम करने पे टूटते नहीं है। वेरी 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 की पावर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनके कार्बोनेट गरम करने पे डिकम्पोज नहीं होते। ये वहां पे लिखा हुआ होगा, लिखा हुआ है एक्सेप्ट करके नीचे लिखा हुआ होगा। क्यों नहीं होते? क्योंकि इनकी थर्मल स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, ये बहुत ज्यादा थर्मल स्टेबल होते हैं। ओके, ठीक है, ये देखते क्लिक होना चाहिए। आपको जानबूझ करके दे देंगे कि Na2CO3 को गरम करा क्या बनेगा, देखते क्लिक होना चाहिए। नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, कुछ नहीं बनेगा। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ये तो स्टेबल है, ये तो गरम करने पे टूटता नहीं। K2CO3 इसको गरम करेंगे क्या बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। ओके, ऐसे सेम रुबिडियम एंड सीजियम, रुबिडियम सीजियम कार्बोनेट गरम करने पे नहीं टूटते, लेकिन हमारे लिए प्रैक्टिकली काम के नहीं है। प्रैक्टिकली है ना, लैब में जब अपन काम करते हैं ना, तो रुबिडियम और सीजियम में कभी भी सॉल्ट अपन यूज नहीं करते। ठीक है, तो इसलिए एग्जाम में रुबिडियम सीजियम के आने के चांसेस बहुत कम है। एग्जाम में अगर पूछा जाएगा ना सोडियम या पोटेशियम, इनके कार्बोनेट पूछे जाएंगे। ठीक है, तो एग्जाम में ऐसी लाइनें बना देंगे, ठीक है, कि यहाँ पे कोई मेटल कार्बोनेट है, ठीक है, जो अपन ना गरम करते हैं इसको, तो ये गरम करने में टूटता नहीं है, डिकम्पोज नहीं होता है। कि यहाँ पे कोई एक मेटल कार्बोनेट है, गरम करने में डिकम्पोज नहीं हो रहा है, टूट नहीं रहा है, तो ये सुनते क्लिक होना चाहिए वो जो मेटल कार्बोनेट होगा वो इनमें से चारों में से कोई एक होगा। अब रुबिडियम सीजियम इतने प्रैक्टिकली काम के होते नहीं है, तो इनके सॉल्व देंगे नहीं ज्यादातर, सोडियम और पोटेशियम भी देंगे। तो मतलब कि वो जो मेटल कार्बोनेट जो है जिसकी आप चर्चा कर रहे हो कि गरम करने पे वो टूट नहीं रहा है, तो वो मेटल कार्बोनेट या तो सोडियम का होगा या तो पोटेशियम का होगा। अब इनमें से किसका है, तो उसकी आगे और हिंट दे देंगे और आगे बातें दे देंगे, सोडियम की और कोई या पोटेशियम की और कोई हिंट दे देंगे, जिससे आपको पकड़ में आ जाएगा कि ये सोडियम का है या पोटेशियम का। ओके, चलिए, कार्बोनेट में एक ये बात बहुत काम की है, ये अपने देखी। फिर उसके बाद आप सिल्वर कार्बोनेट का हीटिंग इफेक्ट देखो। सिल्वर कार्बोनेट का, सिल्वर कार्बोनेट को जब अपन हीट करते हैं ना, तो फाइनली इन्होंने क्या दे रखा है, AgCO2 और O2 दे रखा है। ओके, तब देखो ये कैसे बनता है।
समझना, आपके पास Ag2CO3 है, इसको गर्म करोगे तो क्या बनेगा भाई, ये तो कार्बोनेट है। कार्बोनेट गर्म करने पे क्या देते हैं, कार्बोनेट गर्म करने पे देते हैं ऑक्साइड एंड CO2। तो सबसे पहले जब आप इसको गर्म करोगे ना, तो गर्म करने पे यहाँ पे बनेगा सिल्वर ऑक्साइड प्लस CO2। अब यहाँ पे तो सिल्वर का ऑक्साइड बन रहा है, यहाँ पे जो ऑक्साइड बन रहा है वो तो सिल्वर का है, और आप जानते हो कि सिल्वर का ऑक्साइड जो होता है वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो जैसे ही वो यहाँ पे बनेगा, वो बनते ही आगे टूट जाएगा किसमें, Ag प्लस O2 में। तो फाइनली यहाँ पे क्या बनेगा, AgO2 एंड CO2। आया समझ में? सेम ऐसे ही मरकरी का कार्बोनेट, मरकरी के कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं ना, तो ये कार्बोनेट है, गर्म करने पे क्या देगा, गर्म करने पे देगा ऑक्साइड एंड CO2। ठीक है, अब यहाँ पे तो मरकरी ऑक्साइड बन रहा है, और हम जानते हैं कि मरकरी का ऑक्साइड क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो जैसे ही बनेगा, ये बनते ही आगे टूट जाएगा किसमें, Hg एंड O2 में। तो फाइनली HgCO3 को गर्म करने पे हमें क्या मिलेगा, HgO2 एंड CO2। आया समझ में? ठीक है, ये देख लो, आपको मिल जाएगी वहां पे। सर ये जो Ag वाली जो रिएक्शन है, इसमें जो Ag बन रहा है वो ब्लैक कलर का क्यों है? ये तो ग्रेइश होता है। वो इम्प्योर Ag जो कहीं पे भी मिलता है ना, वो ब्लैक ही होता है। इससे हाई प्योरिटी नहीं बनती। हाँ, जहाँ पे भी इम्प्योर Ag बनता है ना, वो कुछ ब्लैकिश ग्रेश ऐसा कुछ होता है। इन्होंने डायरेक्ट दिया है, लेकिन पूरा प्रोसेस दिया है कि इन्होंने Ag2CO3 का जो डिकम्पोजिशन दिया है, फाइनल डिकम्पोजिशन दिया है। मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये चीजें बनी कैसे, ये चीजें ऐसे बनी। पहले कार्बोनेट है, गर्म करने में टूटेगा, टूट के बनेगा ऑक्साइड एंड CO2। अब सिल्वर का ऑक्साइड अनस्टेबल होता है, तो वो आगे टूट जाएगा Ag प्लस O2। सेम मरकरी कार्बोनेट। हाँ बोलो। ये जो Ag2 बना है, इसको हीट करना पड़ेगा तो भी टूटेगा या फिर पड़े के टूट जाता है? नहीं, हीट करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। और आप जब इसको तोड़ रहे हो Ag2CO3 को, तो हीट तो कर ही रहे हो, तो हीटिंग तो चल ही रही है। तो जैसे Ag2 वो बनेगा रास्ते में, वो आगे और टूटने लग जाएगा। ओके, लिख लिया। अब यहाँ पे देखो, आपको एक ना मिलेगा ऊपर Ag2CO3 के नीचे कॉपर हाइड्रोक्साइड डॉट कॉपर कार्बोनेट, ये मिला। इसको गर्म करेंगे तो इन्होंने क्या दे रखा है, कॉपर ऑक्साइड प्लस CO2 प्लस पानी, इधर रखा। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि भाई देखो, ये जो सॉल्ट है, ये कॉपर हाइड्रोक्साइड डॉट कॉपर कार्बोनेट है। कॉपर का कार्बोनेट है, तो गर्म करने में क्या देगा, कॉपर ऑक्साइड एंड CO2। अब साथ में कॉपर का हाइड्रोक्साइड भी है, और जब हम हाइड्रोक्साइड को गर्म करते हैं तो क्या बनता है, ऑक्साइड प्लस पानी। तो यहाँ पे पानी भी निकलेगा और ऑक्साइड और बनेगा, इसलिए इन्होंने लिखा है 2Cu। आया समझ में? फिर उसके नीचे आप आ जाइए, PbCO3 की जो रिएक्शन लिखी है उसके साइड में ब्रैकेट में, जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखी है वो देखो, और मेरे ख्याल से आपको समझ में आ जाएगी। अच्छा, वो नहीं समझ में आ पाएंगे, छोड़ दो, वो काम की नहीं है, छोड़ दो, नहीं समझ में आ पाएगी। PbCO3 की जो बाहर दे रखी है ना रिएक्शन, वही समझ में आ पाएगी, उसको ही ध्यान रखो कि PbCO3 सिंपल PbCO3 जो होता है उसको गर्म करते हैं तो क्या बनता है, लेड ऑक्साइड एंड CO2। ओके, वही काम कर रहे हैं। फिर नीचे हाँ, डॉट का मतलब कि वो जो क्रिस्टल है ना, उस क्रिस्टल में ना कॉपर की वैलेंसीज को कार्बोनेट भी सेटिस्फाइड कर रहा है, हाइड्रोक्साइड भी सेटिस्फाइड कर रहा है। जैसे डॉट का मतलब है जैसे CuCO3 डॉट CuOH होल ट्वाइस है, मतलब कि जो पूरा जो आपके पास जो क्रिस्टल है ना, वो इसका भी है, इसका भी है, दोनों की मिलावट है, दोनों की मिलावट है। ठीक है, कि कॉपर जो है वो वहां पे कार्बोनेट के साथ भी सॉल्ट बना के बैठा है, और कॉपर जो है वहां पे हाइड्रोक्साइड के साथ भी सॉल्ट बना के बैठा है। कि मतलब उस क्रिस्टल को देखा जाएगा तो वहां पे कॉपर के चारों तरफ कार्बोनेट भी कहीं कहीं मिलेगा, और कहीं कहीं पे कॉपर के चारों तरफ हाइड्रोक्साइड भी मिलेगा। डॉट का मतलब ये शुद्ध रूप से अगर CuCO3 है, इसका मतलब कि वहां पे दो ही है, एक कॉपर एक कार्बोनेट, हर जगह कॉपर कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट,
हर लैटिस पॉइंट पे, कॉर्नर्स में कॉपर, फेस के सेंटर में कॉपर, बाकी कार्बोनेट उसके वॉइड्स में होगा। लेकिन CuCO3.COOH होल ट्वाइस है, इसका मतलब कि वहां पे कहीं कहीं पे कॉपर के चारों तरफ क्या होगा, हाइड्रोक्साइड भी होगा। तो फिर वो पानी के साथ होता है, यही मतलब है जब वो .10H2O, हाँ वहां पे .10H2 का मतलब है कि मतलब कि कुछ क्रिस्टल साइट्स में H2O भी, समझे? ये क्लियर हो गया? फिर उसके नीचे आइए, आपको एक लाइन मिलेगी ऑल बाइकार्बोनेट, मिली? वो देखो। अब नेक्स्ट इन्होंने हीटिंग इफेक्ट देखा है बाइकार्बोनेट का। बाइकार्बोनेट का हीटिंग इफेक्ट देखा है। बाइकार्बोनेट जो होते हैं ना, दुनिया में जितने भी बाइकार्बोनेट है वो सारे के सारे गर्म करने में टूट जाते हैं। दुनिया में कोई भी बाइकार्बोनेट हो, इसमें कोई अपवाद नहीं है, इसमें कोई अपवाद नहीं है। कार्बोनेट में तो अपवाद भी था, एक्सेप्शन भी था कि कुछ कार्बोनेट जो होते हैं वो गर्म करने पे नहीं टूटते। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनके कार्बोनेट स्टेबल होते हैं तो वो गर्म करने पे नहीं टूटते। लेकिन बाइकार्बोनेट की बात की जाए ना, दुनिया में जितने भी बाइकार्बोनेट है, सारे के सारे बाइकार्बोनेट जो होते हैं वो गर्म करने पे टूट जाते हैं और टूट के बनाते हैं कार्बोनेट, CO2 एंड H2O। ठीक है, सारे के सारे बाइकार्बोनेट गर्म करने पे टूट जाते हैं। उसका एक फेमस एग्जांपल है जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, जिसको घर पे कहा जाता है मीठा सोडा। ठीक है, तो घर पे जो मीठा सोडा होता है, ठीक है, वही हमारा बेकिंग सोडा है, NaHCO3। और आप देखिए ये एक बाइकार्बोनेट है, और बाइकार्बोनेट जो होते हैं वो गर्म करने पे टूट जाते हैं और टूट के क्या बनाते हैं, कार्बोनेट, CO2 एंड H2O। तो यहाँ पे गर्म करने पे बन जाएगा Na2CO3, CO2 एंड H2। ओके, और एक और एग्जांपल देखो, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। जब आप हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ोगे ना, वहां पे ये हार्डनेस में आएगा, हार्डनेस। कैल्शियम बाइकार्बोनेट से हार्डनेस होती है। ठीक है, तो उस हार्डनेस को अगर हटाना होता है ना, तो एनसीईआरटी ने लिखा है कि कभी भी अगर पानी में अगर ना कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, उससे हार्डनेस हो रही है, इस हार्डनेस को हटाना है ना, उस पानी को गर्म कर दो, क्योंकि फाइनली ये बाइकार्बोनेट है। तो बाइकार्बोनेट जो होते हैं वो गर्म करने पे टूट जाते हैं और टूट के क्या देते हैं, कार्बोनेट, CO2 एंड H2। तो यहाँ पे गर्म करने पे क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, CO2 एंड H2। और गर्म करोगे तो जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो और आगे टूट जाएगा और क्या बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2। आया समझ में? ठीक है, तो दुनिया में जितने भी बाइकार्बोनेट है वो सारे के सारे गर्म करने पे टूट जाते हैं और टूट के देते हैं कार्बोनेट, CO2 एंड वाटर। क्लियर? देख लो, आपको मिल जाएगा वहां पे। एसी बंद करना है, कर दो। अच्छा, यहाँ से कर दो। डन? ओके, नेक्स्ट हीटिंग इफेक्ट इसका देखा है, अमोनियम सॉल्ट्स। वेरी 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 की पावर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप देख लेना, कोई भी आपका जो एग्जाम हो, या मेंस का या एडवांस का, उसमें किसी एक पेपर में अमोनियम सॉल्ट का हीटिंग इफेक्ट तो आपको मिल ही जाएगा, एक सवाल तो मिल ही जाएगा। अमोनियम सॉल्ट का हीटिंग इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल किसी ना किसी एक पेपर में आ ही जाता है, या तो मेंस में या तो एडवांस। ठीक है, मतलब कि कभी कभी तो मतलब जो होता है कि मतलब कि ना क्या करते हैं, किसी पैराग्राफ क्वेश्चन में डाल देंगे, या तो कभी कोई डायरेक्ट पूछ लेंगे, डायरेक्ट सवाल आता है इसमें तो डायरेक्ट। ठीक है, तो डायरेक्ट सवाल आता है, अगर आपने वो पहले से पढ़ के रखा है तो 4 मार्क्स आपके पूरे, आपको पूरे के पूरे 4 मार्क्स मिलेंगे। नहीं पढ़ के रखा है, आप वहां पे सोच नहीं सकते।
ठीक है, लेकिन करोगे आप जरूर, ठीक है, करोगे आप जरूर, लेकिन उससे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको मिलेंगे तो -1 मिलेंगे, +4 नहीं मिलने वाले। ठीक है, तो अमोनियम सॉल्ट का हीटिंग इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अमोनियम सॉल्ट, अभी कुछ लिखना मत, वैसे सब कुछ लिखा हुआ है वहां पे, लेकिन फिर भी मैं ना यहाँ पे बोर्ड पे लिख के समझाऊंगा। अमोनियम सॉल्ट को गर्म करने पे क्या बनेगा वो डिपेंड करता है कि उस सॉल्ट के अंदर एनाइन कैसा है। कोई अमोनियम सॉल्ट गर्म करने पे आपको क्या देगा वो डिपेंड करता है कि उसके अंदर एनाइन कैसा है। उसके अंदर एनाइन ऑक्सीडाइजिंग है या उसके अंदर जो एनाइन है वो नॉन ऑक्सीडाइजिंग है। अगर उसके अंदर एनाइन अगर नॉन ऑक्सीडाइजिंग है तो फिर तो बहुत सिंपल सी कहानी है, फिर तो उसका हीटिंग इफेक्ट बहुत सिंपल है। लेकिन अगर उसका एनाइन जो है वो अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया ना तो फिर वहां पे आपको सोचना पड़ जाएगा, वहां पे हीटिंग इफेक्ट आपको सोच के करना पड़ेगा, तो ही आपका सही आंसर आएगा। जैसे सबसे पहले मैं एग्जांपल लेता हूं नॉन ऑक्सीडाइजिंग है, जैसे NH4Cl। NH4Cl की बात की जाए, ये एक अमोनियम सॉल्ट है। इसको गर्म करने पे क्या बनेगा, तो किसी अमोनियम सॉल्ट को गर्म करने पे क्या बनेगा, सबसे पहले चेक करो कि उसके अंदर एनाइन कैसा है, उसके अंदर एनाइन कौन है। तो इसके अंदर एनाइन कौन है, Cl-। Cl- कैसा एनाइन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। Cl- इज ऑक्सीडाइजिंग या नॉन ऑक्सीडाइजिंग, Cl- इज नॉन ऑक्सीडाइजिंग, Cl- इज नॉन ऑक्सीडाइजिंग। रुको सुनो, अगर Cl- अगर ऑक्सीडाइजिंग है तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद रिड्यूस होगा। क्या Cl- और रिड्यूस हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना। तो Cl- ऑक्सीडाइजिंग नहीं है, क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग होती है, Cl- ऑक्सीडाइजिंग नहीं होता है। आया समझ में। तो Cl- क्या है, नॉन ऑक्सीडाइजिंग है। तो यहाँ पे NH4Cl में जो एनाइन है वो नॉन ऑक्सीडाइजिंग है। अगर आपका एनाइन नॉन ऑक्सीडाइजिंग होता है ना तो हीटिंग इफेक्ट बहुत आसान है। क्या करना है, गरम करके इसके एसिड बेस को अलग कर दो। कि जब एनाइन नॉन ऑक्सीडाइजिंग होता है ना तो उस समय क्या होता है कि गरम करने पे एसिड और बेस अलग हो जाते हैं। उसके अंदर जो एसिड है वो अलग हो जाएगा, बेस जो है वो अलग हो जाएगा। और आप जानते हो कि ये किस एसिड और बेस से बना है, तो ये बना है अमोनिया और HCl से। तो यहाँ पे गरम करने पे क्या होगा कि सिंपली ये अपने एसिड एंड बेस में ब्रेक हो जाएगा, अमोनिया एंड HCl। ओके, सेम NH4Br, सेम NH4Br। NH4Br को गरम करेंगे तो क्या बनेगा, तो यहाँ पे एनाइन Br- से, एंड Br- इज नॉन ऑक्सीडाइजिंग। तो अगर आपका एनाइन अगर नॉन ऑक्सीडाइजिंग है ना तो सिंपली गरम करने पे क्या होगा, एसिड और बेस अलग हो जाएंगे। और जानते हो कि यहाँ पे बेस है अमोनिया एंड एसिड है HBr। तो जिस एसिड बेस से ये बना है ना उस एसिड बेस में ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। जैसे हमने ले लिया NH4 अमोनियम सल्फाइड, इसको कर दिया गया तो क्या बनेगा, तो यहाँ पे एनाइन कौन है, सल्फाइड है, एंड सल्फाइड इज नॉन ऑक्सीडाइजिंग। ये नॉन ऑक्सीडाइजिंग है, ये और रिड्यूस नहीं हो सकता, ये और रिड्यूस नहीं हो सकता, तो फिर ये ऑक्सीडाइजिंग की तरह काम नहीं कर सकता। तो ये तो क्या हो जाएगा, नॉन ऑक्सीडाइजिंग। और अगर आपका एनाइन नॉन ऑक्सीडाइजिंग है तो वो सॉल्ट सिंपली ब्रेक हो जाएगा एसिड एंड बेस में, एंड एसिड इज H2S एंड बेस इज NH3। समझे। जैसे हमने ले लिया NH4 होल ट्वाइस CO3, NH4 होल ट्वाइस CO3, इसको गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, तो यहाँ पे एनाइन है कार्बोनेट। कार्बोनेट भी जो होता है वो नॉन ऑक्सीडाइजिंग होता है, तो ये भी नॉन ऑक्सीडाइजिंग है, तो ये सिंपली ब्रेक हो जाएगा NH3 एंड H2CO3 में। और जो H2CO3 जैसे ही बनेगा तो वो आगे टूट जाएगा किसमें, ये आगे टूट जाएगा H2O एंड CO2 में। ये तो आप जानते ही हो कि कहीं पे भी H2CO3 होता है तो वो आगे टूट जाता है किसमें, H2O एंड CO2। ओके, और एग्जांपल यहां पे लिखते हैं NH4 होल थ्राइस PO4, इसको हमने गर्म कर दिया।
तो इसको गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? तो यहाँ पे एनाइन है फॉस्फेट, एंड फॉस्फेट इज नॉन ऑक्सीडाइजिंग। फॉस्फेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता है। क्या कभी भी आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की लिस्ट में फॉस्फेट पढ़ा क्या? क्या इसको कभी फेमस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की लिस्ट में पढ़ा क्या? कभी भी फॉस्फेट नहीं आया हुआ। तो फॉस्फेट जो होता है ना वो नॉन ऑक्सीडाइजिंग होता है, ठीक है। तो ये एनाइन नॉन ऑक्सीडाइजिंग है। तो अगर आपका एनाइन अगर नॉन ऑक्सीडाइजिंग होता है तो फिर तो हीटिंग इफेक्ट बहुत सिंपल है। गर्म करने पे ये एसिड और बेस में अलग हो जाएगा। बेस इज NH3 एंड एसिड इज H3PO4। फॉस्फेट किसका सॉल्ट है? फॉस्फेट H3PO4 का सॉल्ट है। तो ये सिंपली टूट जाएगा NH3 एंड H3PO4। H3PO4 की जगह अपन यहाँ पे HPO3 भी लिख सकते हैं। आप H3PO4 लिखो या HPO3 लिखो, बात एक ही है, ठीक है। ऐसा क्यों? ये अपन P ब्लॉक पढ़ेंगे तो वहां पे आ जाएगा। ओके, जैसे आपको दे दिया अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट को भी गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? तो अमोनियम सल्फेट जो होता है वो भी सिंपली ब्रेक हो जाता है अमोनिया एंड H2SO4, क्योंकि यहाँ पे एनाइन है सल्फेट एंड सल्फेट इज अ नॉन ऑक्सीडाइजिंग। तो अगर आप एनाइन नॉन ऑक्सीडाइजिंग है तो फिर तो हीटिंग इफेक्ट बहुत सिंपल है। सिंपली गर्म करने पे एसिड एंड बेस क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। एसिड इज H2SO4 एंड बेस इज अमोनिया। अमोनिया तो रिलीज होगी ही होगी, क्योंकि अमोनियम के सॉल्ट है, अमोनियम है तो इसलिए अमोनिया तो बनेगी बनेगी। अब एसिड कौन सा बनेगा? तो वो एनाइन से देख लो। सल्फेट है तो फिर एसिड कौन सा होगा? H2SO4। समझे? लिख लो, वैसे लिखा मिल जाएगा आपको वहां पे। इसमें एनाहाइड्रेट दिया है H3PO3 की जगह। क्या दिया? H3PO4 की जगह एनाहाइड्रेट दिया है। एनाहाइड्रेट दिया है, P410 P2O5। P2O5 हम वो भी लिख सकते हैं। यहाँ पे H3PO4 की जगह आप HPO3 भी लिख सकते हो या P4O10 भी लिख सकते हो। एनहाइड्रेट मतलब सूखा। एनहाइड्रेट का मतलब होता है सूखा, कि आपने उसमें से पानी निकाल दिया, उसको सुखा दिया, ठीक है। अगर अपन ना H3PO4 में से पानी निकाल देना तो उससे P4O10 बन जाता है। ओके डन। अब देखिए, ये तो बात हो गई नॉन ऑक्सीडाइजिंग की। अगर एनाइन और नॉन ऑक्सीडाइजिंग होता है ना तो फिर तो हीटिंग इफेक्ट बहुत सिंपल है। आप सिंपली एसिड और बेस में उसको ब्रेक कर दो, एसिड और बेस क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका एनाइन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो हीटिंग इफेक्ट में ज्यादा मजा आ जाएगा, उसका जो हीटिंग इफेक्ट होगा ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। जैसे अमोनियम डाइक्रोमेट,
बहुत फेमस एग्जांपल है हीटिंग इफेक्ट का अमोनियम डाइक्रोमेट। अमोनियम डाइक्रोमेट, अमोनियम डाइक्रोमेट को जब गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? तो किसी अमोनियम सॉल्ट को गर्म करने पे क्या बनेगा? सबसे पहले आप चेक करो उसका एनायन। यहाँ पे एनायन कौन है? यहाँ पे एनायन है Cr2O7-2। यहाँ पे एनायन है डाइक्रोमेट। और डाइक्रोमेट जो होते हैं वो कैसे होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग होते हैं। डाइक्रोमेट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अगर अमोनियम सॉल्ट के अंदर जो एनायन है वो अगर ऑक्सीडाइजिंग हो गया तो उस केस में गर्म करने पे क्या होगा? वो ऑक्सीडाइजिंग एनायन जो होगा वो अमोनियम को कर देगा ऑक्सीडाइज एंड खुद हो जाएगा रिड्यूस। तो जब आप यहाँ पे गर्म करोगे ना तो डाइक्रोमेट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो इस अमोनियम को कर देगा ऑक्सीडाइज एंड अमोनियम जनरली ऑक्सीडाइज होके जाता है N2 में, तो उसकी बन जाएगी N2। तो डाइक्रोमेट इसको कर देगा ऑक्सीडाइज, इसको भेज देगा N2 में एंड खुद हो जाएगा रिड्यूस। और डाइक्रोमेट जब भी रिड्यूस होता है तो रिड्यूस होकर इसमें जाता है Cr+3 में, तो यहाँ पे साथ में बन जाता है Cr2O3। ओके, और हाइड्रोजन जो है उनका बन जाएगा H2O। ओके, तो जब हम अमोनियम डाइक्रोमेट को जब हम गर्म करते हैं ना तो गर्म करने पे यहाँ पे एक तो N2 गैस लिबरेट होती है एंड साथ में खूब ढेर सारा ग्रीन पाउडर लिबरेट होता है। ठीक है, ये एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है, केमिकल वोल्केनो एक्सपेरिमेंट। केमिकल वोल्केनो एक्सपेरिमेंट ये बच्चे जो होते हैं वो लैब में करते हैं। लैब में उनको एक प्रोजेक्ट मिलता है तो उस प्रोजेक्ट में ये बच्चे ये केमिकल वोल्केनो एक्सपेरिमेंट करते हैं अमोनियम डाइक्रोमेट का। कि जब अमोनियम डाइक्रोमेट को जब अपना गर्म कर जाता है ना बिल्कुल वोल्केनो जैसे है ना, ये क्या होता है ना, ब्लास्ट होता है एकदम से, इसमें से गर्म करने पे गैसेस निकलती है एंड ग्रीन पाउडर निकलता है। ठीक है, क्या करते हैं कि एक कोई है ना गत्ता लेते हैं, गत्ता ले लेंगे या कोई थर्माकोल ले लेंगे, ठीक है, और उस अमोनियम डाइक्रोमेट को कवर कर देंगे, उस गत्ते से उस कार्डबोर्ड से क्या कर देंगे, उसको कवर कर देंगे। ठीक है, अमोनियम डाइक्रोमेट को, और फिर इसको करते हैं हीट। जैसे ही हीट करते हैं ना तो हीट करने पे एकदम से वोल्केनो जैसे यहाँ पे गैसेस निकलती है और वो गैस जो निकल रही है एकदम से यहाँ पे जो गैस निकल रही है वो N2 गैस निकलती है और साथ में जब ये गैस निकलती है तो यहाँ पे ग्रीन पाउडर भी निकलता है। ठीक है, और वो ग्रीन पाउडर जो होता है वो यहाँ पे गिरता जाता है और गैस बाहर लिबरेट होती जाती है। ठीक है, तो वो जो ग्रीन पाउडर जो यहाँ पे बन रहा है वो एक्चुअली में Cr2O3 है और जो गैस निकल रही है वो N2 है। ठीक है, और यहाँ पे जब हीट करते, जब टूटता है ना, जब ये टूटता है तो उसमें इतनी हीट निकलती है कि ये जो कार्डबोर्ड होता है ये जल जाता है, जब आग लग जाती है। बिल्कुल वोल्केनो जैसा यहाँ पे ना फील होता है कि जैसे कोई वोल्केनो मतलब कि हुआ है कि उससे एक ज्वालामुखी फटा है कि एकदम से कोई गैसेस निकली, ठीक है, और वहां पे खतरनाक आग लग गई। तो ऐसा भी यहाँ पे होता है कि जब ये टूटता है तो गैसेस निकलती है, ग्रीन पाउडर निकलता है और इतनी हीट निकलती है कि इससे ये जो होता है कार्डबोर्ड ये पूरा जल जाता है। ठीक है, तो पूरा ज्वालामुखी जैसा फील होता है कि कोई ज्वालामुखी फट गया। ठीक है, इसलिए इसको कहा जाता है केमिकल वोल्केनो एक्सपेरिमेंट। ओके, बहुत फेमस रिएक्शन है केमिकल वोल्केनो। नाम सुनते क्लिक होना चाहिए, किसकी बात चल रही है? अमोनियम डाइक्रोमेट की बात चल रही है। ये अमोनियम डाइक्रोमेट जो होता है वो गर्म करने पे टूट जाता है, टूट के देता है N2 and Cr2। ओके, लिख लो। लिख दिया केमिकल वोल्केनो? कब लिखा भाई है? लिख लिया। जब स्पीड कैसे लिखा? आपको से लिखा गया लिखे नहीं पेन। ऐसा हो तो बिल्कुल वो मतलब कि सुनना, अब लिखना है कि आंखों में ऐसे कोई स्कैनर हो, वो मतलब कि वहां पे आंखें न्यूज फेरते ही जब दिमाग में फट रहे वो वहां पे टाइम हो जाए। ऐसा भी हो जाएगा आगे फ्यूचर में जाके, क्योंकि बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है। ठीक है, अब तो हमें पता है सबसे पहले चीज कौन सी आएगी? सबसे पहले चीज आएगी कि मतलब कि आजकल जो है ना वो क्या करेंगे, आजकल जो प्रोडक्ट बनेंगे ना
जैसे अपने जो डोमेस्टिक वाले जितने भी जो अपन यूज करते हैं चीजें, उन पे एक बारकोड लग जाएगा, उन पे कोई ऐसी कोई चिप लग जाएगी या ऐसे कोई बारकोड लग जाएगा कि मान लीजिए कि गुम हो गया, जैसे सुबह उठे, ठीक है, अपने टावल चाहिए, अपना टावल नहीं मिल रहा है, तो मम्मी टावल कहाँ है, अरे मम्मी लेट हो रही मैंने, ठीक है, टावल कटे है, तो होता ही नहीं होता है, बहुत सी चीजों का होता है, ठीक है। तो आजकल ऐसे ना ऐसी चीजें बन जाएगी, ऐसे टावल बनेंगे जिसमें कोई चिप होगी, कोई बार होगा कि जैसे मान लीजिए कि आप अपने ना मोबाइल में उससे शिफ्ट हो जाएगा, जैसे आप ना उसका कोड डालोगे, अपने आप टावल बोलेगा मैं इधर हूं, मैं इधर हूं, इधर आ जा, ठीक है, ऐसा आपका सिस्टम हो जाएगा। रिमोट हो गया, मोबाइल, ठीक है, तो बहुत से ऐसे ना चीजें होती है, मोबाइल पे चलो कोई बात नहीं, कॉलिंग करके पता लगा सकते हैं, ठीक है, तो ऐसे भी कॉलिंग वाला सिस्टम हो जाएगा। ये जो नॉन लिविंग जो चीजें हैं, टावल हो गया, और भी चीजें हो गई, कपड़े हो गए, ठीक है, बैग हो गया, बायोचिप्स बन रही है। हाँ, मतलब ऐसे इससे रिलेटेड इम्प्लांट है। अच्छा, दिमाग में कि मतलब मैंने ये चीज इधर रखी है तो दिमाग में उस चिप में फिट हो जाएगा। नहीं, मतलब कि पूरा स्टोरेज वगैरह जिसमें डेटा है जो क्लाउड में है ना, सब कुछ अपने दिमाग में न्यूरली बना रही है। अच्छा, इलॉन मस्क तो भाई कुछ भी कर सकता है। ओके, इलॉन मस्क मतलब कि एक वो मतलब कि प्रेरणा देता है, हार्ड वर्किंग कुछ भी करा सकती है। हार्ड वर्किंग तो आपको कहाँ कहाँ पे पहुंचा सकती है। इलॉन मस्क क्या हार्ड वर्किंग पर्सन, गजब हार्ड वर्किंग, ठीक है, वो उसकी जितनी हार्ड वर्किंग कौन करता होगा। प्रेफरेंस तो मैटर करता है ना, उसके चॉइसेस तो देखो, आप मेरे पास $30 मिलियन थे, फिर उसको बांटना पड़ा, जने के पास थोड़ी होते तो पहले जब उसने भी काम स्टार्ट करा था तो उसके पास भी थे $30 मिलियन, उसको लगा कि मेरी क्राइसिस चल रही है, $30 मिलियन जब मार्केट डाउन हुआ था 2008 में। सबकी अपनी अपनी अलग अलग सोच है। ओके, चलिए भाई, तो आप बाकी सब चीजें छोड़ो, इलॉन मस्क ये आपको ये याद होना चाहिए आपको ये केमिकल मॉलिक्यूल याद होना चाहिए। नेक्स्ट, है NH4ClO4, बातचीत नहीं, एग्जांपल यहाँ पे NH4ClO4 अमोनियम परक्लोरेट, इसको गर्म करेंगे क्या बनेगा, किसी अमोनियम सॉल्ट को गर्म करने पे क्या बनेगा, सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, एनाइन। यहाँ पे एनाइन कौन है, परक्लोरेट, ClO4 माइनस। परक्लोरेट कैसे होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग या नॉन ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग होते हैं। XO माइनस, XO2 माइनस, XO3 माइनस, XO4 माइनस आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, तो यहाँ पे एनाइन ऑक्सीडाइजिंग है, तो अगर आपके सॉल्ट के अंदर एनाइन ऑक्सीडाइजिंग हो गया तो उस केस में गर्म करने पे क्या होगा, तो वो एनाइन जो होगा वो अमोनियम को कर देगा ऑक्सीडाइज, एंड अमोनियम जनरली ऑक्सीडाइज होकर किसमें चला जाता है, N2 में, तो उसकी बन जाएगी N2। अब सुनना, अमोनियम का कर दिया ऑक्सीडेशन, तो परक्लोरेट खुद का क्या करेगा, रिडक्शन, खुद क्या होगा, रिड्यूस। अब ये खुद रिड्यूस होगा तो रिड्यूस होकर किसमें जाएगा, क्या बनेगा, जब इसका खुद का रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा, ये Cl माइनस में जाएगा या Cl2 में जाएगा, 0 में जाएगा या -1 में जाएगा, तो किस में जाएगा, कोई ऑक्सी हैलाइड जब सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है तो खुद रिड्यूस होता है, तो खुद रिड्यूस होकर किस में जाएगा, वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है माहौल पे, मीडियम पे, कि मीडियम कैसा है। अगर एसिडिक मीडियम होगा तो 0 पे ब्रेक लगता है, ठीक है, अगर बेसिक मीडियम हुआ तो -1 पे ब्रेक लगता है। याद आया कि नहीं आया, ठीक है। तो ऑक्सी हैलाइड रिड्यूस होकर किस में जाएंगे, वो डिपेंड करता है मीडियम पे, कि भाई मीडियम कैसा है। अब देखो, अब यहाँ पे तो कोई मीडियम लिया नहीं है, यहाँ पे भले ही हमने कोई मीडियम नहीं लिया है, लेकिन सॉल्ट का नेचर देखो, ये एसिडिक सॉल्ट है या बेसिक सॉल्ट है, ये अमोनिया और HClO4 से बना है, एक वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से बना है। वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट कैसा होता है, एसिडिक, तो ये एक एसिडिक सॉल्ट है, तो यहाँ पे माहौल कैसा हो गया, एसिडिक माहौल हो गया, और एसिडिक माहौल में ClO4 माइनस रिड्यूस होकर किसमें जाएगा, Cl2 में, तो यहाँ पे क्या बन जाएगी, Cl2 बन जाएगी। आया समझ में। और एक और बात सुनो कि यहाँ पे ClO4 माइनस रिड्यूस होकर जाएगा Cl2 में, और ये एक सॉल्ट जो है ये एक ऑक्सीलाइट सॉल्ट भी तो है, ये एक ऑक्सीलाइट सॉल्ट भी तो है, और ऑक्सीलाइट सॉल्ट गर्म करने पे क्या लेते हैं, O2, तो यहाँ पे O2 भी बनेगी, ठीक है, और H का बन जाएगा H2। तो यहाँ पे 3 केसेस बनती है, N2, Cl2, O2 एंड साथ में बनता है H2O। और देखिए
IO3, सेम सिमिलर एग्जांपल। यहाँ पे NH4 IO3 में anion है IO3 माइनस। IO3 माइनस इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो गर्म करने पे वो अमोनियम को कर देगा ऑक्सीडाइज, एंड अमोनियम जनरली ऑक्सीडाइज होकर किसमें जाता है N2 में, तो उसकी बन जाएगी N2। अगर आपने अमोनियम का करा है ऑक्सीडेशन तो खुद का करोगे रिडक्शन, और यहाँ पे जब ऑक्सी हैलाइड जब रिड्यूस होता है तो रिड्यूस होकर किसमें जाता है 0 में, तो यहाँ पे IO3 माइनस रिड्यूस होकर चला जाएगा I2 में, तो उसकी बन जाएगी I2। और आप एक ऑक्सी हैलाइड हो और ऑक्सी हैलाइड गर्म करने पे O2 भी देते हैं, तो यहाँ पे साथ में बन जाएगी O2, ठीक है, और हाइड्रोजन का बन जाएगा H2। आया समझ में, ठीक है। तो अमोनियम आयोडेट को गर्म करेंगे तो बनेगी N2, I2, O2 एंड H2। क्लियर? वो मिल जाएंगे एग्जांपल्स, आप देख लो एक बार। कौन सा? अमोनियम परक्लोरेट, इसको गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? किसी अमोनियम सॉल्ट को गर्म करने पे क्या बनता है, तो आप एनाइन चेक करो। यहाँ पे एनाइन कौन है? ClO4 माइनस। ClO4 माइनस इज ऑक्सीडाइजिंग या नॉन ऑक्सीडाइजिंग? ऑक्सीडाइजिंग, XO माइनस, XO2 माइनस, XO3 माइनस, XO4 माइनस, ऑक्सी हैलाइड्स आर ऑक्सीडाइजिंग, तो ये तो ऑक्सीडाइजिंग है। तो अगर अमोनियम सॉल्ट के अंदर ऑक्सीडाइजिंग अगर एनाइन हो गया तो गर्म करने पे वो एनाइन क्या करेगा? अमोनियम को कर देगा ऑक्सीडाइज, तो यहाँ पे ये ClO4 माइनस अमोनियम को कर देगा ऑक्सीडाइज, एंड अमोनियम जनरली ऑक्सीडाइज होकर किसमें जाता है N2 में, तो उसकी बन जाएगी N2। अगर आपने अमोनियम को कर दिया ऑक्सीडेशन तो खुद का करोगे रिडक्शन, और ये खुद रिड्यूस होकर किसमें जाएगा Cl2 में। क्यों? क्योंकि ये एक एसिडिक सॉल्ट है, ये अमोनिया और HCl4 से बना है, तो एसिडिक सॉल्ट है, एक तरीके से माहौल एसिडिक है, तो एसिडिक माहौल में ऑक्सी हैलाइड रिड्यूस होकर जाते हैं 0 में, तो बन जाएगी Cl2। एंड एक ऑक्सी हैलाइड है, तो ऑक्सी हैलाइड को गर्म करने पे O2 भी देते हैं, तो यहाँ पे भी क्या बन जाएगी O2, और H का बन जाएगा H2। HI स्ट्रॉन्ग एसिड, बिल्कुल ये भी एसिडिक है। डन। दो हीटिंग इफेक्ट यहां पे रट लो, दो हीटिंग इफेक्ट, एक NH4NO2 का और एक NH4NO3 का। NH4NO2 को जब हम गर्म करते हैं तो यहाँ पे गर्म करने पे तीन चीजें बनती है। तीन चीजों में से एक तो बनता है N2 और दो सेम चीजें और वो बनता है H2। NH4NO2 को गर्म करने पे जब NH4NO2 गर्म करा जाता है, ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट गर्म करते हैं तो गर्म करने पे ये देता है N2 + 2H2। ओके, एंड एक और चीज NH4NO3। NH4NO3 को जब हम गर्म करते हैं तो यहाँ पे गर्म करने पे बनता है N2O + 2H2। ये दोनों के दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। NH4NO2 गर्म करने पे देता है N2 + 2H2 और NH4NO3 गर्म करने पे देता है N2O + 2H2। ठीक है, देखते ही क्लिक होना चाहिए। NH4NO2 और NH4NO3 गर्म करने पे क्या देते हैं? ये देगा N2 और ये देगा N2। इसको समझिए, NH4NO2 में जो एनायन है वो NO2- है। क्या आपने NO2- ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की लिस्ट में पढ़ा? मैं आपको बताता हूं, आपने पढ़ा होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की जब लिस्ट पूरी हो गई होगी तो उसके बाद में सर ने स्पेशल दो चीजें बताई होगी, एक H2O2 और एक NO2-। NO2- एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी
भी है और एक रिड्यूसिंग एजेंट भी है, ठीक है। तो यहाँ पे वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम तो करने वाला नहीं है, क्योंकि इसके सामने कोई बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो नहीं है। तो इसके सामने कोई एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है जो इसको ऑक्सीडाइज कर देगा और ये फिर उसको रिड्यूस कर देगा, नहीं। ये यहाँ पे कोई रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम तो करेगा नहीं, ये यहाँ पे काम करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो जब आप इसको गर्म करोगे ना, तो ये NO2 माइनस, ये ऑक्सीडाइजिंग एनायन, ये ऑक्सीडाइजिंग एनायन क्या करेगा, इस अमोनियम को कर देगा ऑक्सीडाइज, और अमोनियम जनरली ऑक्सीडाइज होकर किस में जाता है, N2 में। यहाँ पे क्या बन जाएगी, N2। अब सुनो, ये NO2 माइनस इसको तो ऑक्सीडाइज करेगा, तो खुद क्या होगा, रिड्यूस, और जब ये खुद रिड्यूस होगा तो ये खुद भी रिड्यूस होकर किस में जाएगा, N2 में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो दो नाइट्रोजन आ रहे हैं N2 के, ये दोनों के दोनों नाइट्रोजन यहाँ से आ रहे हैं, एक अमोनियम से आ रहा है और एक NO2 माइनस से आ रहा है। देखो अमोनियम ऊपर लिखते हैं, अगर अपन बात करें, चलो आप मुझे बताओ अमोनियम में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, अमोनियम में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, -3, और NO2 माइनस में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +3। अब देखो जब आपने NH4NO2 को गर्म करा, तो गर्म करने पे फाइनली यहाँ पे क्या बन जाता है, फाइनली यहाँ पे बन जाती है N2 + 2H2, ये बन जाता है। अब आप देखो ये जो नाइट्रोजन पहले -3 में था अमोनियम का, वो फाइनली किस में आ चुका है, 0 में, और ये जो नाइट्रोजन पहले +3 में था, ये फाइनली किस में आ चुका है, 0 में। तो ये -3 से गया 0 में, तो उसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, और ये +3 से गया 0 में, तो उसका क्या हुआ, रिडक्शन। आई बात समझ में। तो यहाँ पे जब अपन NH4NO2 को जब हम गर्म करते हैं, तो ये NO2 माइनस इसको कर देता है अमोनियम को ऑक्सीडाइज, और इसको ऑक्सीडाइज करके भेज देता है किसमें, N2 में, और खुद हो जाता है रिड्यूस, और खुद रिड्यूस होकर भी किसमें जाता है, N2 में। तो N2 में जो ये दो नाइट्रोजन आ रहे हैं, ये दोनों के दोनों नाइट्रोजन जो आ रहे हैं, वो एक आ रहा है यहाँ से, एक आ रहा है NO2 माइनस से। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पे पूरी की पूरी जो N2 बनी है ना, पूरी की पूरी N2 एक जगह से नहीं बनी है, पूरी की पूरी N2 जो यहाँ पे बनती है वो एक जगह से नहीं बनती है, दोनों जगह से बनती है, NH4 प्लस से भी बन रही है और NO2 माइनस से भी बन रही है। ओके, ये कभी आपने नाम सुना, कॉन प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, सुना कभी, कॉन प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, नहीं सुना। क्या आपने कभी डिसप्रोपोर्शनेशन नाम सुना? डिसप्रोपोर्शनेशन का मतलब क्या होता है, खुद का ही ऑक्सीडेशन, खुद का ही रिडक्शन, खुद ही ऑक्सीडाइज होना, खुद ही रिड्यूस होना, वो होता है डिसप्रोपोर्शनेशन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी तो कुछ ऐसा ही हो रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और यहाँ पे नाइट्रोजन रिड्यूस भी हो रहा है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और यहाँ पे नाइट्रोजन का रिडक्शन भी हो रहा है। तो यहाँ पे भी तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहे हैं, तो फिर इसको क्या कहेंगे, तो इस रिएक्शन को कहा जाता है कॉन प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अगर आप किसी रिडॉक्स रिएक्शन में एक ऑक्सीडेशन स्टेट से दो ऑक्सीडेशन स्टेट में जाते हो ना, तो उस रिएक्शन को कहा जाता है डिसप्रोपोर्शनेशन। लेकिन अगर आप पहले दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में थे और रिएक्शन होने के बाद आपकी एक कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई, उसको हम कहते हैं कॉन प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो देखो जैसे Cl2 से बन रहा है Cl- और ClO-, तो ये तो डिसप्रोपोर्शनेशन है कि क्लोरीन 0 से गया -1 और 0 से गया +1। तो एक ऑक्सीडेशन स्टेट से दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना, इट इज डिसप्रोपोर्शनेशन। लेकिन दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट से एक ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना, इट इज नोन एज कॉन प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ओके, तो ये बहुत एक फेमस कॉन प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, ध्यान रखना। और इसके साथ अगली वाली NH4NO3 वाली, ये देखो सुनना, इसको गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, तो जब भी अमोनियम सॉल्ट को गर्म करते हैं तो क्या बनेगा, वो कौन डिसाइड करेगा, उसका एनायन। यहाँ पे एनायन कौन है, NO3-। NO3- इज ऑक्सीडाइजिंग या नॉन ऑक्सीडाइजिंग, NO3- इज ऑक्सीडाइजिंग। HNO3, याद करो HNO3, तो ये ऑक्सीडाइजिंग है, ठीक है, तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो सुनना, जब आप इसको गर्म करोगे तो ये ऑक्सीडाइजिंग एनायन क्या करेगा,
अमोनियम को कर देगा ऑक्सीडाइज। जनरली अमोनियम ऑक्सीडाइज होकर किस में जाता है? N2 में जाता है। लेकिन इस केस में अमोनियम ऑक्सीडाइज होकर N2 में नहीं जाएगा, वो N2O में चला जाएगा। यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन 0 तो नहीं होगा, +1 तक हो जाएगा, क्योंकि NO3- एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो वो इस अमोनियम को ज्यादा ऑक्सीडाइज कर देगा, उसको 0 से भी और ऑक्सीडाइज कर देगा, +1 पे भेज देगा। आया समझ में? तो सभी में क्या बन रही थी? N2 बन रही थी, लेकिन यहाँ पे N2 नहीं बनती, यहाँ पे N2O बनता है, एंड साथ में 2H2। समझे? और ये भी एक और प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। देखो अमोनियम का नाइट्रोजन -3 में और नाइट्रेट का +5 में रिएक्शन होने के बाद दोनों के दोनों नाइट्रोजन किसमें जा रहे हैं? +1। तो दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट से एक ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना, इट इज नॉन एज कॉन प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। याद रहेगा अमोनियम का हीटिंग इफेक्ट। ये दो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। चलिए, तो आपका हीटिंग इफेक्ट ये अमोनियम तक हो गया। आप बोलो, पूछो। किसकी रिड्यूस होता है? तो वो अच्छा वहां पे लिखा NO में, यहाँ पे N2 में जाता है, यहाँ पे N2 में जाता है, यहाँ पे रिड्यूस है कि वो NO में नहीं N2 में जाता है। यही तो केमिस्ट्री है, कहीं पे कुछ और कहीं पे और कुछ। तो फाइनली रट लो,